morning, everybody. Myself, Sunita Sinha. Today, I am going to explain chapter number 8 How do organisms reproduce? In this video, I am going to explain proper definition of reproduction, its importance, why variation is important for the survival of species, modes of reproduction, and lastly, asexual reproduction, its types with proper example. Okay, now we start our video. What is the proper definition of reproduction? The production of new organisms from the existing organism of the same species is known as reproduction. अगर एक नया ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो देन वी से दिस प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. नेम से ही एक्सप्लेन होता है रिप्रोडक्शन. पहले का प्रोडक्ट का सेम कॉपी एग्जैक्ट कॉपी अगर आप फिर से प्रोड्यूस कर रहे हो दैट्स ऑन द रिप्रोडक्शन. जैसे एक स्पीसीज के बहुत सारे पॉपुलेशन का ग्रोन होना रिप्रोडक्शन है. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ. हम चाहते हैं कि हमारी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज आपके अर्थ पे मेंटेन रहे, तो रिप्रोडक्शन सबसे नेसेसरी और एसेंशियल प्रोसेस है. इट इज एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ एनी स्पीसीज ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन के कारण ही कोई स्पीसीज कंटिन्यू इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ. अभी हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज, मगर क्या वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर. If body design are to be similar, the blueprint of these designs should be similar. Thus, reproduction at most basic level will involving making copies of blueprint of body design. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बॉडी डिजाइन का कॉपी होना जो कि एग्जैक्ट सिमिलर होता है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी स्पीसीज यानी सभी ह्यूमन बीइंग की बॉडी डिजाइन सेम होगी. अगर वो एलिफेंट स्पीसीज है, डॉग की स्पीसीज है, तो वो डॉग के जैसा दिखेगा, उसका बॉडी डिजाइन सेम होता है. रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है बेसिक लेवल का कॉपी होना यानी बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होना, मगर क्या वो एकदम एग्जैक्ट होगा? बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी. जब आपकी बॉडी डिजाइन कॉपी होती है, ब्लूप्रिंट होता है, इसका रियल मीनिंग है डीएनए का कॉपी होना. Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. These create two copies of the DNA in a reproducing cell, and they will need to be separate from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out of would not work. जब आपके डीएनए कॉपीज होते हैं तब टू कॉपीज डीएनए होते हैं, वन मदर सेल एंड वन फ्रॉम फादर सेल, मगर न्यू में केवल एक ही डीएनए कॉपी एग्जिस्ट कर सकता है. तब जब आपका सेल फॉर्मेशन होता है तब डीएनए का एक एक पेयर आपके न्यू ऑर्गेनिज्म रह जाता है, जबकि अदर वन को पुश आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है एंड वो पूरी तरीके से फेल होता है. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? जो दो सेल आपके बनेंगे वो सिमिलर होंगे यानी उनकी बॉडी डिजाइन सेम होगी. सपोज कर लो अगर वो डॉग का है तो सेम होंगे, 4 legs, 2 eyes, 1 nose, लाइक दिस वे, मगर क्या वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल दिखेंगे जस्ट लाइक ए ट्विंस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन. इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड होता है कि कॉपी कितने एक्यूरेट वे में हुआ है. अगर 2 कॉपी जीन डीएनए कॉपी होता है तब आइडेंटिकल होता है. ये केवल 1% चांस में ही पॉसिबल है.
No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. जब भी आपका बायोकेमिकल रिएक्शन कॉपी होगा तो ये चांसेस होता है कि जो डीएनए आपके नेक्स्ट स्पीसीज में ट्रांसफर हुआ वो कुछ वेरिएशन अपने साथ लेकर जाएगा। इट मीन्स जो दो सेल आपके रिप्रोड्यूस हुए हैं श्योरली वो आइडेंटिकल नहीं होगा। केवल 1% चांसेस होते हैं कि वो दोनों सेल आइडेंटिकल दिखे। DNA copy generated will be similar but may not be identical. DNA जो कॉपी होता है वो सिमिलर होता है ना कि आइडेंटिकल। Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. कभी कभी डीएनए में वेरिएशन इतना ज़्यादा ड्रास्टिक होता है यानी इस लेवल पे आपका न्यू डीएनए कॉपी होता है जो सेलुलर एपार्टस यानी सेल बॉडी में सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण होने वाला न्यू बॉर्न बेबी सरवाइव नहीं कर सकता। हमारी बॉडी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। डीएनए कॉपी जब होता है तो हमारा डीएनए हमारी बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए, मगर सम टाइम डीएनए कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस के साथ कॉपी आता है या कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ऑन द अदर हैंड देयर वुड स्टिल बी मेनी वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम। बाकी डीएनए में भी वेरिएशन होता है मगर उसमें इतना ड्रास्टिक आउटकम नहीं होता, यानी ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते और इस कारण से जो सेल में डीएनए कॉपी हुआ वो न्यू बॉर्न सर्वाइव करेगा बट सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मगर वो श्योरली अपने पेरेंट सेल से लिटिल बिट डिफरेंट होगा। ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब सम टाइम आपने सुना होगा कभी कभी 2 हेड्स 1 बॉडी पे ग्रोन अप हो जाते हैं, हमारे 5 फिंगर्स हो जाते हैं, कभी कभी 2 बेबीज एक ही वेस्ट पे जुड़े हुए थे, सम टाइम बाय हैंड बाय लेग। ठीक, तो ये सारे डीएनए के वेरिएशन कॉपी होने के कारण होता है। कभी कभी बॉर्न बेबी का ब्रेन डेवलप नहीं होता या आई साइट डेवलप नहीं होती है, सम टाइम पीना ऑफ द ईयर डेवलप नहीं हो पाता। ये सब आपके डीएनए कॉपी में वेरिएशन के कारण होता है, मगर ये सब अप्रोक्सीमेट 1 to 5% न्यू बॉर्न सेल के साथ होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अभी हमने पढ़ा कि जब भी डीएनए कॉपी होगा सम वेरिएशन के साथ ही होगा। कभी भी 2 सेल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। बॉडी डिजाइन यानी ब्लूप्रिंट सेम होगा बट एग्जैक्ट आइडेंटिकल पॉसिबल नहीं है, और ये वेरिएशन होना भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्पीसीज का सर्वाइव होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ? जैसे टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी और देयर कुड बी मेटेराइट हिट्स। टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, आपके एटमॉस्फेयर में इकोसिस्टम में टेम्परेचर हमेशा अप एंड डाउन होता है। वाटर लेवल, टाइप्स ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर चेंज होता है। सम टाइम मेटेराइट्स हिट होता है। ऐसे आपके बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है जो आपके अर्थ पे होता है, जिसके कारण आपके आसपास का एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम चेंज होता है। अगर हमारी बॉडी, हमारी स्पीसीज, हमारा डीएनए इस चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर पाया तो हमारी स्पीसीज का अर्थ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. निश का मतलब यहाँ पे सपोज कर लो एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम। अगर हमारा रिप्रोडक्टिंग यानी आने वाला न्यू ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम के साथ चेंज नहीं कर पाया, तब हमारा यानी हमारे स्पीसीज का पॉपुलेशन पूरी तरीके से
विप्ड आउट यानी अर्थ से डिसअपेयर हो जाएगा. However, if some variation were to be present in a few individual these population, there would be some chance for them to survive. इसलिए अगर आने वाले जनरेशन में थोड़ा भी वेरिएशन दिखा तो इट मे बी चांस कि वो अर्थ पे सक्सेसफुली सरवाइव कर सकते हैं. Thus, if there were a population of a bacteria living in a temperate water and if the अब एक एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन कर रहा है. सपोज कर लो हमारा स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया था वो केवल टेम्परेट वाटर पर सरवाइव करता था. इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई. अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो गया तो ये बैक्टीरिया आपके सब क्या हो जाएंगे, डाई. बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फार्दर. मगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जिनका डीएनए इस रेजिस्टेंट को झेल पाएगा, यानी वो इतने हीटिंग वाटर में भी सर्वाइव कर पाएगा. और ये केवल पॉसिबल है वेरिएशन इन द न्यू ऑर्गेनिज्म. सो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम. अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज अर्थ पे लॉन्ग टाइम इंटरवल तक सर्वाइव करे तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बेस्ट एग्जाम्पल हमारा डायनासोर. डायनासोर का डिसअपेयर होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि उनके बॉडी में, उनके डीएनए में वेरिएशन नहीं हो पाया, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए और धीरे धीरे उनका स्पीसीज अर्थ से डिसअपेयर हो गया. नाउ नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन एसेंशियल है और रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी काफ़ी एसेंशियल होता है. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हमारे पास रिप्रोडक्शन करने के कितने टाइप्स हैं, तो दैट्स वन टू. फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन asexual reproduction. The production of new organisms from a single parent without the involvement of sex cell, it means male or female cell, is called asexual reproduction. सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल और फीमेल से होता हो तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे. इट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. अकेला एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकता है. बट हाउ इट इज पॉसिबल? देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ सो मेनी टाइप्स. फर्स्ट, फिजन्स. फिजन्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन. सेकेंड, बर्डिंग. थर्ड, स्पोर फॉर्मेशन. फोर्थ, रीजनरेशन. फिफ्थ, फ्रेगमेंटेशन. एंड सिक्स्थ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब मैं एक वन बाय वन इन सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. नंबर वन, फिजन. फिजन्स सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्रेकिंग अप इनटू two pieces or more than two pieces. So first our is binary fission. In this reproduction, a single parent organism split into two new organisms. Binary fission one type of reproduction process है in asexual reproduction, जिसमें एक सिंगल पेरेंट स्प्लिट मतलब ब्रेक होकर टू न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट में बोले तो मदर सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ पे मदर सेल की बॉडी वैनिस गायब होगी, डेड होगा और मदर सेल का ही बॉडी दो नए डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल एमोइबा एंड पैरामोशियम. एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन. Just here, one parent amoeba is converted into two daughter amoeba. Here, one is split into two parts, so it is the example of binary fission. In binary fission, in starting, firstly, nucleus into two parts.
and lastly cell membrane starting to divide into two new cells. Next example is paramecium. Just see, one paramecium converted into two new individual paramecium. So it is the example of binary fission. Next, our multiple fission. In this method, a single parent is split into too many new organisms at the same time. इस फिजन में एक सिंगल पेरेंट स्प्लिट होकर बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. जैसे ये जितने भी अंदर हैं सब एक एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है. ये उनका प्रोटेक्टिंग लेयर है. जब आपका सुटेबल टेम्परेचर और कंडीशन आता है तब ये लेयर ब्रस्ट हो जाता है और आपके ये सारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाते हैं जो एक सेपरेट प्लाज्मोडियम जैसा बिहेव करते हैं. यहाँ पर एक पेरेंट बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हुए. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट इज बर्डिंग. In budding, a small part of the body of parent organism grows out as a bud, which then detaches from parent and become a new organism. In budding process में आपके parent organism के body के बाहर एक oval shape grown up होता है जिसको हम बोलते हैं bud. फिर धीरे धीरे bud अपने आप grown up हो जाता है और आफ्टर सम टाइम यानी मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट से डिटेच यानी अलग हो जाता है और अपने आप में एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है. बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा. जस्ट सी इन फिगर, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है. इसमें यहाँ देखो, दिस वन नॉन एज बर्ड, इसको हम बोलते हैं बर्ड. फिर यह बर्ड धीरे धीरे डेवलप होगा, बर्ड मैच्योर होगा और लास्टली यहाँ से वो डिटेच होता है और सॉइल में फॉलन डाउन हो जाएगा एंड फिर आपस अपने आप में एक कंप्लीट हाइड्रा की तरह बिहेव करेगा. एंड दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज बर्डिंग. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. In this, the parent plant produce hundred of microscopic reproductive units called spores. When the spore causes burst, then it is spread into air. Through air, spore lands on favorable condition. Then it start grow and become a new organism. स्पोर फॉर्मेशन में आपका प्लांट अपने अंदर बहुत सारे 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाता है जिसको हम स्पोर बोलते हैं. फिर आपका मैच्योर होने के बाद स्पोर केस यानी उसका प्रोडक्टिव एरिया ब्रस्ट होता है और सारे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट एयर में स्प्रेड आउट हो जाते हैं. फिर एयर के थ्रू वो स्पोर लैंड पर गिरते हैं और आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन वो वहीं पर ग्रोन अप होने लगते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं. दैट इज नॉन एज स्पोर फॉर्मेशन. एग्जाम्पल फंगस. जैसे इन फिगर, ये जो आपका केस है दैट्स वन द स्पोर केस. ये प्रोटेक्टिंग लेयर होता है. जब आपका ये पूरा प्रोटेक्टिंग लेयर मैच्योर होता है और एक फेवरेबल कंडीशन सीजन होता है जब ये ब्रस्ट होता है. ब्रस्ट होने के बाद इसमें देखो 100 ऑफ छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट स्प्रेड आउट होंगे. फिर वो सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट आपके लैंड पे फॉलन डाउन होते हैं. जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. Now next mode, regeneration. The process of getting back a full of organism from its body part is called regeneration. Regeneration में एक पेरेंट के बॉडी पार्ट से ही फुल ऑफ ऑर्गेनिज्म बनता है. पूरा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट से निकलता है तब उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन. एग्जाम्पल प्लेनेरिया. जैसे ये आपका पेरेंट प्लेनेरिया है. इसके 3 टुकड़े हो गए और तीनों अब
आपस में देखो सेपरेट हुए और अपने आप में ये एक कंप्लीट प्लेन एरिया में कन्वर्ट हुए। एक बॉडी पार्ट्स 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ और वो 3 पार्ट्स एक एक कंप्लीट इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। नाउ नेक्स्ट fragmentation, the breaking up of the body of a simple multicellular organism into 2 or more pieces, each of which grows to form a complete new organism is called fragmentation. फ्रेगमेंटेशन आपके रीजनरेशन ही जैसा होता है। इसमें भी आपके बॉडी पार्ट ब्रेक होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में, मगर वहाँ पे आपका फ्रेगमेंट यानी एक लाइन सेगमेंट जैसा होता है जो से अपने आप डिवाइड हो जाता है और वो एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, जो सी इन फिगर। ये रहा आपका पेरेंट स्पाइरोगायरा जिसमें न्यूक्लियस है। ये जो लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं सेप्टम। फिर ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है इंटरनल पार्ट, दैट्स व्हाट द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। और जहाँ जहाँ आपका सेप्टम दिखेगा वहाँ से आपका एक नया स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो स्पाइरोगायरा में भी आपके बहुत सारे ऐसे सेप्टम यानी लाइन सेगमेंटेड दिखेंगे। फिर 1 से 2, 2 से 4 या 2 से कभी कभी आपके 6 कन्वर्ट हो सकते हैं। एक कोई बाइनरी विजन नहीं है कि एक स्पाइरोगायरा से केवल 2 ही स्पाइरोगायरा बन सकते हैं। सम टाइम अगर ये सेप्टम आपका मोर देन 2 होगा तो वो 2 से ज़्यादा पीसेस में ब्रेक होगा। नाउ नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। There are many plants in which parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition. अभी हमने बहुत सारे मोड देखे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मगर वो सब आपके बहुत ही स्मॉल लेवल पे एंड स्पेशली वो सब आपके मराइन प्लांट के साथ होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो आप नॉर्मल अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हो। इसमें से प्लांट के 3 मेन पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप होता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडेड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल में ये प्रोसेस नहीं होता है, ये केवल प्लांट के साथ ही पॉसिबल है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज, और उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक है आपका लेयरिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग और सो मेनी, जो आप किसके साथ कर सकते हो, सुगर केन, रोज और ग्रेप्स। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। जिस प्लांट को आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से ग्रोन अप किया है उसके फ्लावर और फ्रूट जल्दी आएंगे एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स प्लांट। Just see in figure, this one our vegetative propagation का फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट्स वन द बर्ड। ये आपका ब्रायोफाइलम का लीफ है, जिसमें देखो यहाँ पे आपका बर्ड प्रोड्यूस होता है, फिर उसमें से बहुत सारे आपके लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिर ये यहाँ से डिटेच होकर सॉइल पे गिरेगा और यहाँ से एक न्यू ब्रायोफाइलम का प्लांट निकल जाएगा। सेकेंड जस्ट दिस वन आवर कटिंग, जैसे कि मोस्टली हम रोज प्लांट के साथ करते हैं। कटिंग में आप किसी भी ब्रांच को कट आउट करके सॉइल में डालो और अगर उसका फेवरेबल कंडीशन है यानी प्रॉपर टेम्परेचर, क्लाइमेट और सॉइल है तो वो अपने आप में एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कटिंग। नाउ नेक्स्ट लेयरिंग। लेयरिंग में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके हम ब्रांचेस को बैंड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने ब्रांचेस को बैंड किया और उसको सॉइल से कवर अप किया, ठीक। आफ्टर सम टाइम के बाद इसी ब्रांचेस में से आपके देखो बहुत सारे रूट्स के रूट हेयर निकलना शुरू होंगे और वहाँ से एक बेबी प्लांट निकलेगा, क्लियर। फिर उसके भी एक ब्रांच को आप सॉइल से कवर कर दो तो दूसरा प्लांट निकलेगा। इस तरीके से
आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जब ये प्लांट आपका मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ब्रांच आपका डिटेच होता है। दिस वन ऑल्सो हाव सिंगल प्लांट एंड दिस वन ऑल्सो बिकम सिंगल प्लांट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। नाउ नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ग्राफ्टिंग में हम एक प्लांट का रूट लेते हैं और दूसरे प्लांट का सूट लेते हैं। मोस्टली जब हम रूट और सूट अलग अलग वाले प्लांट लेते हैं तो स्लैंट कटिंग मारते हैं, ठीक है। ये जो आपका है ऐसे कटिंग का ट्रंक होना चाहिए। फिर दोनों के बीच में हम सॉइल डालते हैं और टाइट कॉटन क्लॉथ से उसको टाइड अप कर लेते हैं। आफ्टर सम टाइम के बाद ये दोनों पार्ट ज्वाइन हो जाएगा और आपको एक न्यू प्लांट मिलेगा, और इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम किसी भी दो अलग स्पीसीज प्लांट को ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज कर लो हमने नीचे वाले प्लांट को स्टॉक बोलते हैं जिसका केवल रूट पार्ट लिया है। सपोज कर लीजिए ये आपने लेमन का लिया तो ऊपर का पार्ट आप ऑरेंज का ले सकते हो। अब इससे जो ऑरेंज आपको मिलेगा उसमें जो टेस्ट होगा वो थोड़े बहुत लेमन के फ्लेवर के भी आएंगे, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, वो उसके सीड की लेस होगी, ड्यूरेशन पीरियड कम हो जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ्टिंग करके बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूट्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक ए हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, दैट्स वन। Okay, now proper definition of vegetative propagation. In short, you can say that new plant are obtained from the part of old plant parts like stem, leaves or root without the helping any reproductive organ. अगर आप एक old plant part से new plant develop कर पाए without helping of any reproductive organ, then process is known as vegetative propagation. और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो सम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नंबर 1, न्यू टाइप प्लांट प्रोड्यूस। आप नए टाइप के प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग ग्राफ्टिंग मेथड। सेकेंड, टाइम ऑफ ग्रोथ रिड्यूस। इस मेथड से जो भी आपको प्लांट या सीड मिलता है वो उसका ड्यूरेशन पीरियड काफ़ी कम होता है, यानी उस प्लांट में फ्लावर और फ्रूट्स कम टाइम में ही आने लगेंगे। नेक्स्ट, वी कैन गेट सीडलेस प्लांट। बहुत सारे प्लांट से हम ऐसे फ्रूट मिलते हैं, निकालते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सीड एज कंपेयर टू पेरेंट प्लांट फ्रूट से कम होता है। नेक्स्ट, इट कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स ईयरलियर। अपने पेरेंट प्लांट के कंपेयर में इस प्लांट में फ्लावर और फ्रूट्स काफ़ी टाइम पहले आने लगते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। Here your topic is over.